मंत्रालय का माननीय अन्नपूर्णा देवी हृदय से स्वागत करता हूं। बजट के ऊपर अब मैं मैडम को अनुरोध करता हूं। नमस्ते। लखिया की धरती में माता को प्रणाम करते हुए ये वीर भूमि लचित वीरपोकन जी की भी है, मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। और आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी, साथ ही हमारे अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, सभी सम्मानित साथी और विभिन्न मीडिया से आए हुए सभी साथीगण, जैसा अभी हमारे मीडिया प्रभारी ने कहा कि ये बजट इस बार 2025-26 का जो बजट पेश किया गया है माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से, तो ये 8वीं बार पूर्ण बजट पेश करने के लिए उनको आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है विकसित भारत के लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। और इस बजट में मुझे यहाँ आकर मुझे प्रसन्नता भी हो रही है कि ये चाय की नगरी है और निश्चित रूप से पहली बार चूंकि डिब्रूगढ़ आने का अवसर मिला, असम में कई बार आना हुआ है विभिन्न जिलों में, डिब्रूगढ़ पहली बार आए, तो इस चाय की नगरी में भी आप सबका अभिनंदन। और ये डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी और इस तीसरी बार में जो बहुमत मिला है इसके लिए असम की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। ये देश की जनता ने विश्वास जताया है और उसके साथ ही साथ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में, यानी डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार के साथ, तेज रफ्तार के साथ देश और राज्य के विकास के लिए कृत संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आसाम को तेज गति के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में बसता है और नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से कैसे नॉर्थ ईस्ट को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ा जाए और करीब लाया जाए, तो इसके लिए उन्होंने इस आसाम होके ही जाना है गेटवे का निर्माण उन्होंने किया, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके माध्यम से। और उसके साथ साथ चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो या एयर, हर एक क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाई है ताकि सही ढंग से नॉर्थ ईस्ट का और तेजी के साथ विस्तार हो सके, तेजी से विकास हो सके। उसी के तहत पीएम डिवाइन जो सारी विकास योजनाओं के केंद्र में है आसाम, और इसके माध्यम से चूंकि जब तक हम विकास नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसी बनी है, तो निश्चित रूप से विकसित भारत जो 2047 का लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये बजट बहुत ही अहम है। और इस बजट के माध्यम से जिस तरह से पूरे भारतवर्ष को, या फिर अगर सिर्फ हम असम की बात करें तो मैं विस्तार से आपको उस बारे में भी बताऊंगी, तो बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तृत रूप से इस पर चर्चा इस बजट के माध्यम से किया गया है। और डबल इंजन की वजह से चहुमुखी विकास देश के साथ साथ हमारे इस असम प्रदेश का भी हो रहा है। इस बजट की बात करें तो ये 2025-26 का बजट सर्वसमावेशी बजट है, सबको साथ लेकर, जैसा आप बोलते हैं, जो ज्ञान एक माननीय प्रधानमंत्री जी का शब्द है, यानी गरीब, किसान, युवा और अन्नदाता, उनके हित को देखते हुए माननीय ये इस बजट को रखा गया है। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय वित्त मंत्री जी का जो अनुभव है, इसके आधार पर निश्चित रूप से ये विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होगा। तो जैसा हमने कहा कि ये 4 ज्ञान
जो शब्द है यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और किसान, इनके हित में ये बजट है। और ये एक भविष्य को आगे, फ्यूचरिस्टिक बजट है कि कैसे हम भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हुए ये हम कहना चाहेंगे कि 14 के बाद से, जब से हमारी सरकार आई, लगातार हमारी सरकार का ये पहल रहा और विभिन्न इनिशिएटिव के वजह से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये भारत 2014 से अभी तक का अगर देखें 10 वर्षों में। इसी तरह से देखें तो पिछले 10 वर्षों में लगभग 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। उसके साथ 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के इस 5 साल के अंदर लगभग हम देखें तो 12 करोड़ लोगों को नल से जल पहुंचाया गया। और इसी तरह से लगातार, चाहे फिर प्रधानमंत्री आवास की बात करें, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। जिनका घर नहीं था, जो हमेशा ये सपना देखा करते थे, उनके सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। तो इससे ये दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं आम जन के विकास के लिए। जहां एक दशक पहले अगर हम देखें तो मात्र बजट 1.8 लाख करोड़ होता था, आज वो 11 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और उसके साथ अगर हम हाईवेज की बात करें या रेल मार्गों की बात करें तो उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह से आयुष्मान योजना से लगभग 1.2 लाख करोड़ की बचत हुई जो लाभार्थी आयुष्मान के हैं। तो आयुष्मान योजना के तहत आपको जानकारी होगी कि 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो मुफ्त इलाज के माध्यम से आज देश के नागरिकों का 1.2 लाख करोड़ की बचत हुई है। 13-14 में अगर इनकम टैक्स की बात करें तो 13-14 में मात्र 2 लाख रुपये था उसका लिमिट, लेकिन अब इस बजट में मध्यम वर्ग को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए 12 लाख तक की छूट दी गई है। उसी तरह जो सैलरीड है उनके लिए भी लगभग ये और बढ़ के 75,000 और हो जाएगा, यानी कि 12,75,000 रुपये की छूट मिलेगी, जिसमें एक बहुत बड़ा तबका है और निश्चित रूप से इसमें देश को भी फायदा होगा और वैसे लोग जिनको मध्यम वर्ग को इसमें फायदा पहुंचेगा। इसी तरह युवा के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए युवा एस्पिरेशन को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री जी ने 2 AI की बात करते हैं हमेशा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा एस्पिरेशनल इंडिया। तो एस्पिरेशनल इंडिया के माध्यम से युवाओं से मिलना, उनकी बातें सुनना और उनके लिए बेहतर माहौल पैदा करना, ये एक प्रधानमंत्री जी का है। और इसी के माध्यम से उन्होंने 2014 में जहां 10,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना उन्होंने किया था, अब उसको बढ़ाकर इस बजट में 50,000 और अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने इसकी बजट में घोषणा की है, ताकि हमारे बच्चों जो हमारे बच्चे हैं, युवा मन है, तो इनोवेशन के क्षेत्र में और आगे कर सके और उनकी क्या सोच है उसके माध्यम से वो बेहतर काम वो कर सकते हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में भी इसके माध्यम से वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अन्नदाता की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में सीधे DBT के माध्यम से लगभग 3.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि उनके DBT के माध्यम से उन्हें भेजी गई। और इस तरह से चाहे उनके कैसे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ उन्हें मिले, इसके लिए भी लगभग 2 लाख करोड़ की भरपाई की गई है। साथ ही साथ अगर हम नारी की बात करें, एक किसान के क्षेत्र में एक धन धान्य कृषि प्रधानमंत्री कृषि योजना की शुरुआत की गई है और उसके माध्यम से जो 100 जो कम उपज वाले जिले हैं उनको भी उसमें लाभान्वित किया जाएगा। और उसके साथ साथ नारी की बात करें तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख इस बार के बजट में जो घोषणा है, SC/ST महिला को हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो फर्स्ट टाइम उद्यमी है
उनके लिए भी लोन की, टर्म लोन की 2 करोड़ तक के टर्म लोन की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। और जो वुमेन लेड डेवलपमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा परिणाम देने वाला ये एक मजबूत कदम होगा। इस वर्ष में देखें तो जेंडर बजटिंग पर भी जेंडर बजट में भी काफी वृद्धि हुई है। 24-25 में लगभग 3,27,000 करोड़ के आवंटन की तुलना में इस बार के बजट में 4,49,000 यानी 4.49 लाख करोड़ की इसमें व्यवस्था की गई है। और इसके माध्यम से लगभग 37.25% की ये वृद्धि हुई है, ताकि जेंडर बजटिंग के माध्यम से जो वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक जो संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाया जा सके। महिलाओं को, आदि आबादी महिलाओं को बेहतर एक माहौल दिया जा सके। और उसी तरह से 10 करोड़ महिलाएं विशेष रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया है। और उसके साथ ही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, आप जब 3 करोड़ लक्ष्य लखपति दीदी का है, जिसमें लगातार ये लखपति दीदियां बढ़ रही हैं एसएचजी के माध्यम से। इसी तरह से ड्रोन दीदी के रूप में और महिला जो हमारे एसएचजी ग्रुप की बहनें हैं उनको ट्रेनिंग देकर उन्हें ड्रोन दीदी के रूप में भी उन्हें मदद किया जा रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके साथ पीएम, जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 4 करोड़ आवास मिले हैं, उसमें 75% महिलाओं के नाम से है। लगातार इस तरह से देखें तो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो ये बजट का प्रावधान किया गया है, इसमें बेहतर ढंग से सभी को साथ लेकर कैसे बजट को विकासोन्मुखी बनाया जा सके, फ्यूचरिस्टिक बनाया जा सके, ताकि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा कर सके। वही हम अगर असम की बात करेंगे तो 2014 से पहले देश में अगर हम देखें तो केवल 387, मैं असम में भी आज आऊंगी, उसी में से है, 387 मेडिकल कॉलेज था, जो आज ये संख्या लगभग 780 हो गई है, यानी लगभग दोगुनी हो गई है मेडिकल कॉलेज की संख्या। एक दशक में हर एक सप्ताह में हर सप्ताह एक नया विश्वविद्यालय बन रहा है, हर दिन एक नया आईटीआई बन रहा है और हर 2 दिन में एक नया कॉलेज स्थापित हो रहा है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से भी और कैसे देश को आगे बढ़ाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में काम हो रहे हैं। अप्रैल 2022 में असम में 7 कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया था, कि चूंकि मोदी जी का जो घोषणा है वो घोषणा यानी जो बोलते हैं उसको पूरा होने का गारंटी होता है। और प्रधानमंत्री जी ने के बहुत ही करीब नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी सुरक्षा संरक्षा हर तरह से इसको ध्यान देने के लिए नियमित रूप से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हो रही है, ताकि यहाँ बेहतर चाहे शिक्षा की व्यवस्था मिल सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल सके, यहाँ के लोगों को सही ढंग से रोजगार मिल सके, उसके लिए भी निरंतर प्रयास करें। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा, ये एक जो नामरूप फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, निश्चित रूप से भारत सरकार के द्वारा इसकी भी बेहतर ढंग से मतलब स्थापना की जाएगी और एक्सपेंशन की हो और इसको और बढ़ाकर लोगों को इससे से ज्यादा रोजगार मिल सके, इस दृष्टि में भी ये काम होगा। देखिए, अभी महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से अभी हमारा आंगनवाड़ी मिशन, आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत सक्षम आंगनवाड़ी के लिए हमने 2 लाख, पूरे देश के अंदर अभी 2 लाख आंगनवाड़ी की स्वीकृति दी है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाएंगे। उसके तहत उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पेयजल की सुविधा हो, वहाँ टॉयलेट हो और पोषण वाटिका हो, ताकि वहां पर, और अभी हमारा जो फिर पहले पोषण था, अब हम ईसीसी को भी ला रहे हैं, यानी पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम है। तो छोटे बच्चों को, जो 3 से 6 साल के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं, उनको पोषण के साथ साथ खेल खेल में कैसे उन्हें पढ़ाई के लिए सिखाया जा सके, उसके लिए उसकी समझ कैसे बढ़े, तो उसके लिए भी हम लोगों ने किया है। तो जो सक्षम आंगनबाड़ी है उसमें एक एलईडी की भी व्यवस्था है और निरंतर हम कंटेंट उनको भेजते हैं, जिसके माध्यम से जो आंगनबाड़ी केंद्र की वर्कर है हमारी
महिला, तो वो उनको देखकर बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है खाने में, तो उस पर वो काम करती है। तो इसमें लगभग 2 लाख आंगनवाड़ी को स्वीकृति दी जा चुकी है, उसमें आसाम भी है। उसके साथ साथ अभी इस बजट में भी जो पोषण का पार्ट है उसमें भी बजट का प्रावधान किया गया है, ताकि जो कुपोषण मुक्त भारत के लिए जो हमारे बच्चे, जहाँ पे माइल न्यूट्रिशन ज्यादा है, तो निश्चित रूप से वैसे बच्चों के लिए हमारे लगभग 10 करोड़ के लगभग हमारी बेनिफिशरीज हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और लैक्टेटिंग मदर है, एडोलसेंट गर्ल्स हैं। तो उनके लिए भी ये प्रावधान इस बजट में किया गया है कि उनको बेहतर पोषण मिल सके, तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। और उसके साथ साथ लगभग आसाम में 62,000 आंगनवाड़ी केंद्र है और इसके तहत इसमें जो आंगनवाड़ी के अलावे हमारा हर एक जिला में सखी निवास का है, हर एक जिला स्तर पर महिलाओं के लिए कि बेहतर उन्हें अगर किसी भी तरह की उन्हें समस्या आती है तो 1 स्टॉप सेंटर है। 1 स्टॉप सेंटर के माध्यम से वो वहाँ पे फोन करती हैं, जो वुमेन हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन के माध्यम से, तो उनको वहाँ से सुविधाएं दी जाती है कि उन्हें किस तरह की सुविधा चाहिए, या उनको मेडिकल सुविधा चाहिए या फिर उन्हें कानूनी सलाह चाहिए। तो वहाँ 5 दिन रहकर उनको जो भी समस्या उनकी होती है उससे वहाँ पर जो 1 स्टॉप सेंटर में हमारे वर्कर्स हैं उनके माध्यम से उन्हें दिया जाता है। और जो डालसा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल, उनके साथ ये टाई अप होता है। वहाँ से कोई अगर किसी को कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है तो उनसे बात होती है, पुलिस की मदद की आवश्यकता होती है तो पुलिस स्टेशन में बात होती है, या फिर ट्रीटमेंट की तो अस्पताल के साथ टाई अप होता है। एक नारी अदालत भी यहाँ पे पायलट के तौर पे चल रहा है। तो नारी अदालत के माध्यम से बेसिकली हमारा ये ज्यादा ये हम चाहते हैं कि जो भी समस्या ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की आती है तो उस समस्या से वो नारी अदालत में कुछ महिलाएं जो पंचायत स्तर की हमारी होती हैं, उसमें से ग्राम पंचायत के प्रमुख भी वहाँ पे रहते हैं, तो उनके माध्यम से प्रयास करते हैं कि मामला सॉर्ट आउट हो। अगर नहीं हो पाता वो 1 स्टॉप सेंटर में सूचना करती हैं। 1 स्टॉप सेंटर में हर तरह की जो मदद उनके चाहिए उसको वो मदद प्रदान किया जाता है। बच्चों के लिए भी हमारा हेल्पलाइन है 1098। तो जो भी चाहे ट्रैफिकिंग की समस्या, अन्य समस्या है, और बच्चों से रिलेटेड एयरपोर्ट, वो रेलवे स्टेशन में भी है, अन्य जगहों पे भी है, तो उससे भी उनको बच्चों को भी मदद दी जाती है। उसमें अभी हम महिला वर्कफोर्स में वृद्धि के लिए 5,000 करोड़ का हमारा एलोकेशन हुआ है कि सखी हॉस्टल के लिए, वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए। तो उसके लिए भी हर एक राज्य से प्रस्ताव मांगा गया है। उसमें आसाम का भी है, निश्चित रूप से उसमें भी उसकी स्वीकृति दी गई है, ताकि कामकाजी महिलाओं को एक अच्छा माहौल मिल सके। हॉस्टल होगा तो वहाँ पे उस हॉस्टल में रहकर वो कहीं भी वो काम के लिए जाएंगी तो उसकी उन्हें मदद मिल सके। इस तरह क्रैश की भी व्यवस्था हम सब ने की है, उसके लिए भी स्वीकृति दी है। क्रैश के माध्यम से दिन भर जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनके बच्चों को वहाँ पे रख के, ताकि वो काम करने में दिक्कत ना हो। इस तरह महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से हम ये प्रयास करते हैं कि महिलाओं को हर जगह सुविधाएं मिल सके, और निरंतर राज्य के द्वारा भी कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। बाल विवाह मुक्त भारत की बात अगर हम करते हैं तो बहुत ही अच्छा असम सरकार के द्वारा ये एक इनिशिएटिव लिया गया, और उसके माध्यम से कि कम उम्र के बच्चों की शादी ना हो, उसके लिए बहुत प्रयास किए गए, और आज बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को भी मिलता है। और निश्चित रूप से ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल नेटवर्क आसाम बनने जा रहा है। उसके साथ ही साथ अप्रैल 23 में गुवाहाटी में उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला एम्स भी खोला गया। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही ये किया गया। 7 मार्च 24 को जो अभी यूनियन कैबिनेट के द्वारा उत्तर पूर्व में जो उन्नत स्कीम है हमारा 2024 में, इसकी स्वीकृति उत्तर पूर्व क्षेत्र में 10 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा की दी गई, ताकि उत्तर पूर्व में विकास, उद्योगों का विकास हो सके, रोजगार का सृजन हो सके और यहाँ के विकास में ये मददगार बन सके। तो इसके लिए किया गया था। उसके साथ ही असम में देखें तो अनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में
6 नए नवोदय विद्यालय की स्वीकृति इस बार दी गई है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में भी नवोदय विद्यालय बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। पीएम डिवाइन के अंतर्गत मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर का भी विकास किया जा रहा है। 2014 से 2796 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का निर्माण आसाम में हो चुका है। 25-26 में नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए रेल बजट लगभग 10,376 करोड़ रुपया का बजट एलोकेशन किया गया है, जो अगर 9 से 14 के बीच का देखें तो ये मात्र उस समय 2,122 करोड़ था, जो उसकी अपेक्षा भी काफी बढ़ा है। यानी इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ये अपने दिल में रखते हैं, तो इनसे इससे पता चलता है कि जो बजट में इंक्रीज हुआ और हर एक जगह बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अहमियत दिया गया है। असम में 50 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत भी काफी अच्छा उसमें बनाया जा रहा है, ढांचागत उसका पुनर्विकास किया जा रहा है। और इसके पहले की अगर हम बात करें, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब से बनी तब से लेकर अभी तक अगर देखें तो बोरीबिल ब्रिज जो सबसे बड़ा ब्रिज है, फिर धोला सोडिया ब्रिज है, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, बीसीपीएल की स्थापना, तो इस तरह बड़े बड़े कार्य उस समय हुए। और अभी इस बजट में और एक बहुत ही प्रमुख अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो हब बनेगा नामरूप फर्टिलाइजर फैक्ट्री, उसका एक्सपेंशन रेनोवेशन उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में इसकी भी चर्चा हुई है। बहुत दिनों से लोगों का ये डिमांड भी था, जो कि यहाँ के हमें लगता है कि असम में ये डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही ये नामरूप है, तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से एक तो रोजगार का सृजन होगा और दूसरा है कि ये हब बनेगा, तो काफी इससे विकास भी होगा। और ये क्योंकि चाय बागान के बिल्कुल चाय बागान बहुत सारे हैं, जिसके माध्यम से और ज्यादा इसमें बेहतर होगा। इसके साथ ही एसडीआरएफ के ग्रांट इन एड के रूप में लगभग 21,575 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें अगर हम देखें तो डिजास्टर मिटिगेशन के लिए ये उसके उपाय के लिए ये बहुत ही एक लाभदायक होगा और इसका लाभ आसाम के लोगों को मिलेगा, विशेष रूप से अगर हम देखें तो इसी तरह से फिर देखें तो 200 केमोथेरेपी सेंटर इस बजट में अनाउंस किया गया है। 200 केमोथेरेपी सेंटर बनेंगे और उसके साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उसमें कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर किया जाएगा, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो और कैंसर का और उसका सही ढंग से फिर ट्रीटमेंट किया जा सके। तो इस तरह देखें तो बहुत ही बृहद पैमाने पर इस बजट में आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी प्रावधान किया गया है। और निरंतर डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के द्वारा राज्य को विकसित किया जा रहा है। और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जैसा हम माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि राज्यों की अहम भूमिका है, तो राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रयास है। और इसके साथ साथ भारत सरकार कई क्षेत्रों में राज्य को जो राज्य का डिमांड है उसके अनुरूप भी अलग अलग योजना के माध्यम से भी राज्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए राज्यों को हर संभव सहायता देते हैं और उसके माध्यम से जो उनका संकल्प है वो पूरा हो सके। नामरूप फर्टिलाइजर का जो है बहुत ही वेलकम करना चाहिए, लेकिन कुछ बार पहले भी आम व्यक्ति के लिए हुआ नहीं, तो कंफ्यूज है कि इस बार जो आपने घोषणा की है उसका मॉडल बना होगा, जैसे जो सरकार की पहले वाला जो यूनिट है उसे डिवाइड किया जाएगा या नया होगा। देखिए, पहले की सरकार और अभी की सरकार में अंतर है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी की गारंटी लोगों को पता है कि जो बोलते हैं उसकी गारंटी है। और अभी तक
माननीय प्रधानमंत्री जी अनाउंस भी करते हैं, उसका शिलान्यास करते हैं और उसका उद्घाटन करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं है। उन्होंने ये बजट अनाउंस है, बजट में घोषणा है, तो ये निश्चित रूप से होगा। और इसका मॉडल हमें स्टेट, सेंट्रल स्टेट और जो गैस के स्टेक है, ऐसे एक मिलकर इसमें किया जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है, हम तो आपके माध्यम से आम लोगों को भी ये कहना चाहेंगे। देखिए, ये रेगुलर प्रोसेस है, राज्य के साथ मिलकर जैसे हम गाइडलाइन इशू करते हैं। एक तो बच्चों का है तो जेजेबी के तहत वो होता है, और जैसे जानकारी मिलती है उसमें राज्य सरकार भी बहुत अहम भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार के माध्यम से, चूंकि पुलिस उनके अंदर है, और हम समय समय पर गाइडलाइन जारी करते हैं ताकि इस तरह के काम ना हो। और इसमें अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, जब महिलाओं की जो ट्रैफिकिंग, जो रेस्क्यू करके महिलाएं आती हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसके वजह से ये मतलब कि उनके चूंकि विश्वास करके लोग चले जाते हैं। लेकिन राज्य सरकार इस पर काम कर रही है। भारत सरकार भी सभी राज्यों को समय समय पर गाइडलाइन भी देती है, इशू करती है, और भारत सरकार से जिस भी तरह की मदद की अपेक्षा राज्य सरकार करती है, हम लोग मदद करते हैं। इस पर देखिए, नियमित रूप से चूंकि सरकार इस पर काम कर रही है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में राज्य सरकार के द्वारा कैंसर केयर यूनिट राज्य सरकार का अंडर में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो अपॉइंट होता है। हाँ, नहीं, हम ये कि मैं डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर का, आपका, नर्सेस का भी हम ये कर रहे हैं। तो सरकार इसको लेके भी निरंतर प्रयास कर भी रही है। और बिल्कुल ये क्रमशः कभी जैसे कोई रिटायर कर गए, कोई ये, तो लगातार ये फिर प्रक्रिया है, निरंतर इस प्रक्रिया में डॉक्टर आते हैं। और अभी कहीं कहीं शायद जैसे आपने इसके बारे में सुझाया, तो निश्चित रूप से इस पर फिर हम आगे बात भी करेंगे, ताकि लोगों को जब सुविधा देने के लिए ये है और प्रधानमंत्री जी का ध्यान काफी है, तो निश्चित तौर पे हर तरह की समस्या का समाधान हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश का सचिव विपुल डेका जी और डिब्रूगढ़ जिला का प्रभारी पूर्व विधायक, असम टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन